हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज मुझे सब जो पढ़ना है वो डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन वो क्वांटिटी होती है, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज पावर, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। अब इसको पहले मैं करूंगी तब मैं आपको समझ पाएंगे इस पर कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स to which the base quantities are raised to express that क्वांटिटी। ठीक है, तो होता क्या है, सपोज अगर मैंने कोई देखिए, जैसे अगर मेरे पास कोई फोर्स है, ठीक है, ये आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है, ये आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है, और ये किससे मिलकर बनी हुई है, ये मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, मास और एक्सेलरेशन, और मास आपकी बेस क्वांटिटी है लेकिन एक्सेलरेशन आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन किससे मिलकर बना हुआ है, वो लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है, LT-2। तो ये दोनों हुई इसकी बेस क्वांटिटी, मतलब ये जो आपका एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, इससे मिलकर बना होता है। यहाँ पे वेलोसिटी भी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसकी बेस क्वांटिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए, अब ये एक्सेलरेशन की सारी बेस क्वांटिटी मैंने बना के रख ली है। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, अगर बेस क्वांटिटी m की क्या हो जाएगी m, और l एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी LT-2। तो इसकी अगर डायमेंशन अगर मुझे लिखनी होगी तो हम किस तरह से लिखेंगे, फोर्स की F इज इक्वल टू बेस क्वांटिटी ML-T-2। तो इसकी m की जो बेस क्वांटिटी कितनी की एक्सपोनेंट पावर क्या है 1, L की 1 है और T की पावर -2। तो जो यहाँ पे डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी का कौन सी आपकी F, और आर द पावर्स, मतलब किसकी पावर, बेस क्वांटिटी की पावर, और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। मतलब आपने इस फोर्स को जो एक्सप्रेस किया वो बेस क्वांटिटी ML-T के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जिसकी पावर रेज की गई 1, 1, -2। जिसकी अगर डायमेंशन मुझे बतानी हो, डायमेंशन क्या है, तो ये m की 1, 1, 2 इसकी -2 इसकी डायमेंशन है। ठीक है, और इसका जो एनालिसिस अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, तो इसकी एनालिसिस जब आप लोग करेंगे तो आप एक कोई फिजिकल क्वांटिटी को किसी पर डिपेंड करा के आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, ऑल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऑल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी can be expressed using 7 fundamental quantities, hence the quantities are also referred as 7 dimensions of physical world, 7 dimensions of physical world। अब आप डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, सपोज अगर आपको किसी की डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको करनी है तो सपोज आपको जो बेस क्वांटिटी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, करंट। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद होगी आपकी करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मास की क्या हो जाएगी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, L को L से, टाइम को T से, करंट को A से, टेम्परेचर को K या थीटा से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप C से। ठीक है, और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करनी है तो आप मोल से एक्सप्रेस करते हैं। ये आपके 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनसे आपको एक्सप्रेस करना होता है। अब अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, व्हाट इज
डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी जो आप डायमेंशंस के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in terms of its dimensions is called as डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे फोर्स का लिखना होगा तो फोर्स का होता क्या है? mL/t-2। एक्सेलरेशन का क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L/t-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर अब मुझे डायमेंशनल इक्वेशन की बात करनी होगी तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती? इक्वेशन क्या होती? An equation which contains a physical quantity on one side and its dimension formula on other side is called dimensional equation। ठीक है, an equation which contains a physical quantity on one side and its dimensional formula on the other side is called as डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सपोज आपने फोर्स की डायमेंशन अगर आपने लिखी mL/t-2। ठीक है, तो इसको जो मिला के अगर आप बोलेंगे तो इसको आप लोग बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सॉलिड एंगल के फॉर्मूले की बात की थी। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो हम लोगों ने फॉर्मूला था थोड़ा सा उसमें करेक्शन करने की जरूरत है। सॉलिड एंगल आपका क्या होता है? DA। ठीक है, जो इसका ऊपर का एरिया होगा DA/r²। ये आपका सॉलिड एंगल होता है आपकी कोन में। ठीक है, ये जो इसके ऊपर का जो सरफेस एरिया होता है, ऊपर वाले जो वहाँ कोन होता है उसका एरिया, और सपोज इसकी रेडियस r है तो इसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आप लोगों को कुछ इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटी, उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे प्रैक्टिस करनी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा रिलेशन विथ अदर क्वांटिटीज, रिलेशन विथ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट होगा डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं वो है एरिया। अब सपोज सबसे पहले हम लोग एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया आपका होता क्या है? ये किससे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अदर क्वांटिटी से लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, दोनों की जो लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो मीटर में मेजर की जाती है, तो इसको हम लोग L/L कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L² होगा, और इसका जो SI यूनिट होगी वो होगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से डिराइव? वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड और वेलोसिटी हो गया, स्पीड और वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। इन सबको पहले डिराइव कर लेते हैं, फिर इसका आगे बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कैसे होता है? L/B/H। ये तीनों मीटर में मेजर की जाती हैं, तो L/L/L। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका L² हो जाएगा, तो इसको आप लोग इस तरह से इसकी डायमेंशंस को लिख सकते हो। डायमेंशन अगर आपको ठीक से लिखनी है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, m0L2 T0। ये इसकी डायमेंशन। और इसका क्या हो गया? L3। यहाँ पे हो जाएगा m0L3 T0। ये इसकी डायमेंशन। और डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास आपका कैसे मेजर होगा? ठीक है, तो मास को अगर आपको मेजर करना होगा तो kg/m³। इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? ठीक है, kg क्या होगा? mL-3।
टी की पावर 0। तो ये आपकी हो जाएगी डेंसिटी। और इसका जो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है, जो मीटर क्यूब होगा, इसकी जो होगी केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी किस में मेजर होती है? एल अपॉन टी। ठीक है, तो इसको अगर आप मुझे लिखना होगा एल टी माइनस 1। ठीक है, इसका जो होगा मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है आपका? इसको आप लोग पी से एक्सप्रेस करते हुए एम इंटू वी, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ठीक है, और इसका जो अगर आपको वो लिखना होगा तो यहाँ पे होगा के जी मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम का अगर आप लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो ये होगा के जी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी की, फोर्स। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, टॉर्क, ऑब्लिक मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपका फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका मास एक्सेलरेशन। तो ये आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, या इसको बोल दे सकते हैं हम लोग के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो वर्क को आप लोग जूल से भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप लोग लिख सकते हो न्यूटन मीटर, या आप लोग भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी भी अगर आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी को आपको अगर एक्सप्रेस करना होगा तो जितने एनर्जी का जो एनर्जी का रहता है वही आपका इसका सपोज जस्ट मिनट, ये एनर्जी और वर्क इन दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है। इसका मतलब ये भी अमाउंट ऑफ वर्क ही होता है। जो एनर्जी आपकी होती है ये होती है अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एफ इंटू डी। तो यहाँ पे आपका एनर्जी का जो डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसकी भी हो जाएगी जूल। अब पावर क्या होता है? पावर होता है आपका डब्ल्यू बाई टी। तो एम एल, तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा? ऊपर आपकी डायमेंशन जो है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी। तो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, पावर क्या होता है? पावर की यूनिट जो होती है वो एसआई यूनिट होती है, वो वॉट होती है। अब प्रेशर अगर मुझे लिखना है, प्रेशर इसको हम लोग कहीं ना कहीं जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका प्रेशर का हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, प्रेशर का जो आपका होता है वो एटमॉस्फेरिक एटीएम होता है। इसका जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आपको पता है एफ इंटू डी। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये इसका हो जाएगा, और इसका होगा क्या? न्यूटन मीटर, इसका जो एसआई यूनिट होगा। अब अगर मोमेंट ऑफ फोर्स अगर मुझे लिखना होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसका तो मैंने हम लोगों ने डेराइव कर लिया। अब हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करें। इम्पल्स ऑफ फोर्स, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज इज इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो इसका जो निकल के आएगा एम एल टी माइनस 1। ठीक है, इम्पल्स ऑफ फोर्स होता क्या है? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, और इसकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेस आपका क्या होता है? स्ट्रेस आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, तो इसका जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसकी तो एम जीरो एल जीरो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इसकी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, और इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग अगली क्वांटिटीज़ पे स्विच करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी।
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन की तो कोई यूनिट और डायमेंशन होती नहीं है, तो इसका जो होगा आपका स्ट्रेस का ml-1t-2, इसका जो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहीं ना कहीं इसको पास्कल या हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स क्या होता है? mlt-2/L, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपॉन में L है तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट आएगी ml0t-2, ठीक है। इसका सरफेस टेंशन क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। अब अगली जो क्वांटिटी है मेरी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी। अगली उसके बाद अगली है मेरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? ml²t-2, वॉल्यूम क्या होती है? L³ होती है, ठीक है। ये जब जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml-1t-2, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगी? जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो SI यूनिट होगा जूल पर मीटर क्यूब। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स का एक्चुअली होता है ईटा A dv/dx। मुझे ईटा निकाले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, इस तरह से हम लोगों ने इसको निकाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका होगा क्या? यहाँ पे ml-2 अपॉन इंटू L, एरिया क्या होगा? L², वेलोसिटी क्या होगी? L मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक L और कैंसिल हो जाएगा, तो ml-1t-1, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है ये होती है पॉइस, पास्कल सेकेंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्कल सेकेंड, इसकी जो SI यूनिट होती है। अब हम लोग इसके आगे स्विच करते हैं, ठीक है। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद हमको एंगल के बारे में पढ़ना है। एंगल के बारे में हम लोग निकाल कर देखते हैं। नेक्स्ट इज एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब एंगल होता क्या है आपका? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ऊपर आर्क भी आपकी लेंथ में ही मेजर की जाएगी, तो इसकी जो आपकी डायमेंशन होगी m0, L0, T0, और इसकी जो यूनिट होती है रेडियन होती है। एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम, तो इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो t-1, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी की आपकी जो होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ω/t, तो ओमेगा इसका t-, तो इसका हो जाएगा t⁻², ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसका लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम m इंटू r² होता है, ml² इसकी डायमेंशन हो जाएगी, और ठीक ये आपका हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, आपकी एंगल की जो होगी ये डायमेंशन हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अगला हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम होता है कि L = mvr, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा mlt-1 इंटू L, तो यहाँ पे हो जाएगा ml²t-1, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे टाइम पीरियड का अगर निकालना होगा, टाइम पीरियड का हम लोग कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड का अगर मुझे निकालना होगा तो वो टाइम पीरियड का होता है टाइम, ये सिंपल टाइम होता है इसका, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन t, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब आप लोग इसकी डायमेंशन और आप लोग फिजिकल क्वांटिटी को इसको डेराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो आप डेराइव करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है?
फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, तो ये आपकी हो जाएगी t-1, ठीक है, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, रिलेटिव और डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपकी इसकी जो डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0, और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ये भी इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो l t-1 अपॉन l, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो l ये आपका हो जाएगा t-1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी जो यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स हो जाएगी, ठीक है, 1/2 या सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अब मुझे बात करनी है, इसी तरह आप प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले जो फिजिकल क्वांटिटी उस पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इक्वल टू c/v। तो इसकी कोई डायमेंशन तो आपकी होती नहीं है, ठीक है, तो डायमेंशन इसकी क्या होगी? m0 l0 t0, और इसकी यूनिट भी कुछ नहीं होती है, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब हम लोग अगली क्वांटिटी पे आते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये होता क्या है? देखिए F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो जी आपका हो जाएगा FR² अपॉन m1 m2, ठीक है। तो फोर्स की जो आपका निकालना होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? m(l(t)-2 l² अपॉन m², तो यहाँ पे हो जाएगा m-1 l³ t-2, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब मुझे अगर इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये आपकी अगर इसका मुझे ऐसा यूनिट निकालेंगे तो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये अब हम लोग प्लांक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट, तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, E इक्वल टू एच न्यू, तो H इक्वल टू E/न्यू, तो ये आपका T हो जाएगा, तो E इंटू टी, तो ये आपका हो जाएगा ml² t-2 इंटू टी, तो ये आपका हो जाएगा ml² t-1, ठीक है। तो इसके प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी जूल पर जूल सेकेंड, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जूल सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू KT, PV इज इक्वल टू KT, तो K आपका होगा PV अपॉन T, और प्रेशर आपका क्या होगा? F अपॉन AV इंटू T। तो इसको जब हम लोग डेराइव करेंगे तो K की, तो यहाँ पे होगा mLT-2 T-2, वॉल्यूम होगा आपका L³ अपॉन एरिया होगा L², और इसका होगा K, तो L², ये देखिए L² से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू mL² t-2 K-1, mL² t-2 K-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ K। अगली क्वांटिटी जो हमको पढ़नी है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? Q इज इक्वल टू IT, तो इसका हो जाएगा A एम्पियर करंट होती है, ये आपकी बेस क्वांटिटी, और T ये आपकी हो जाएगी AT, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपका जो आपका निकल के आएगा, इसकी यूनिट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो हम लोगों ने यूनिट निकाली है, उसकी जो यूनिट निकल के आएगी आपकी, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मुझे SI यूनिट की बात करनी पड़ेगी तो ये होगी कूलॉम्ब, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V आपका होता क्या है? V इज इक्वल टू W/Q, तो वर्क डन क्या होता है? mL² t-2 अपॉन AT, तो ये आपका निकल के आएगा mL² t-3 A-1, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अब हम लोग अगली क्वांटिटी पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू
v अपॉन आई होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल का आप लोग अभी निकाल ही चुके हैं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a-1 अपॉन ए टी, तो ये अब ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 4a-2 a-2 टी माइनस, जस्ट मिनट, आपका यहाँ पे 80 नहीं होगा क्योंकि आप करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट में आपका क्या होगा, करंट तो आपकी बेस क्वांटिटी, तो यहाँ पे ए होगा, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे टी की पावर जो होगी वो -3 होगी, दिस इज -3, ये आपकी होगी। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। अब हम लोग अगली क्वांटिटी पे आते हैं, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है आपका, जो कौन सी बेस क्वांटिटी, Q इक्वल टू सी वी। सी आपका क्या होगा, Q बाई वी, तो V की आप पोटेंशियल का निकाल ही चुके हैं। Q आपका क्या होगा 80, C इज इक्वल टू ए टी अपॉन पोटेंशियल का आप निकाल ही चुके हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3a-1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो C इज इक्वल टू m-1 l-2 टी की पावर 4 और a, m-1 l-2 टी की पावर 4 a2, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी फैराड। ये आपकी कैपेसिटेंस की निकल आई। अब हम लोग अगली क्वांटिटी पे आते हैं। देखिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें डेराइव कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हम लोगों ने डेराइव कर लिया है, इलेक्ट्रिकल चार्ज हम लोगों ने डेराइव कर लिया है, कैपेसिटेंस भी हम लोग डेराइव कर चुके हैं, पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी सेम डायमेंशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होने वाला है अगले लेक्चर में, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। तो आप सारी भी जितने भी डायमेंशन हैं वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।